फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम हिंदी के अंदर वैश्वीकरण भी कहते हैं यहाँ पर। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान के देखेंगे हम यहाँ पर। एंड डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस इस बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसको हम दो पार्ट के अंदर करेंगे, जिसमें हम सेकंड पार्ट में यहाँ पर उसके डायमेंशन देखेंगे एंड जो लोग सपोर्ट करते हैं उनको देखेंगे, जो लोग इसके अगेंस्ट हैं उनके क्या व्यूज़ हैं उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बिफोर वी स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बिकॉज अब यहाँ पर क्या रहता है कि आपको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें इसको, और अपनी सजेशंस को आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में सेक्शन में जाके दे सकते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि मीनिंग यहाँ पर क्या होती है जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी। तो जो ग्लोबलाइजेशन है, मेनली आप यहाँ पर ये सोचते हैं कि भाई बाहर की कंपनी की चीज़ इंडिया में आकर बिक जाए, वो ग्लोबलाइजेशन है। बिल्कुल आप सही सोचते हैं, आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। इसका मतलब एक्चुअली होता ही यही है कि हम अपनी कंपनी की चीज़ दूसरी कंपनी की फैक्ट्री की चीज़ को अपने यहाँ पर ख़रीद सकते हैं और अपने यहाँ की चीज़ को दूसरे देश के अंदर जाकर हम उसको बेच सकते हैं। दिस इज़ ग्लोबलाइजेशन, अगर हम कहें सिंपली वर्ड के अंदर। ठीक है, अब क्या है ग्लोबलाइजेशन को, अगर हम जब हम बात कर रहे हैं दो तरह से पढ़ा जा सकता है ग्लोबलाइजेशन को। एक तो हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं इसको, दूसरा इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पर अपने यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं अर्थशास्त्र। तो क्या है ग्लोबलाइजेशन? इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन अमॉन्ग द पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी में। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कई बार से हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या है जो ग्लोबलाइजेशन है, सिंपली अगर हम कहें तो एक तरह का यहाँ पर इंटरेक्शन है, लोगों का मिलना जुलना है और इंटीग्रेशन होना है, लोगों का आना जाना है यहाँ पर, लोगों का भी, मगर साथ में यहाँ पर क्या है गुड्स का, कंपनीज़ का, गवर्नमेंट्स का इंटरेक्शन होता है इसमें। और सामान को हम एक देश में ले जाके दूसरे देश में बेच सकते हैं और वहाँ का सामान हमारे देश में आएगा और हम भी वहाँ जाकर सामान को सेल कर सकते हैं। क्या है दूसरी बात हम क्या देखते हैं, जो दूसरी इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ग्लोबलाइजेशन इज़ द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द ग्रोविंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज़। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले तो समझते हैं हम यहाँ पर कि डिस्क्राइब करता है ग्लोबलाइजेशन वर्ड को, जिसमें पता चलता है कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज़, के जो दुनिया है उसकी जो इकोनॉमीज़ हैं वो एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंस हो जाती हैं, डिपेंड करती हैं। जैसे कि हमारी इकोनॉमी पर डिपेंड करता है कि भाई हम बाहर से सामान, कच्चा माल कहाँ से ख़रीद रहे हैं और कहाँ पर उसको ले जाकर बेच रहे हैं, तो इससे हमें कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि हमारे यहाँ जो सामान आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कि महंगा है, सस्ता है, हमें उससे फ़ायदा है या नुकसान। तो यहाँ पर ये आती है हमारी इंटरडिपेंडेंस, कि कोई चीज़ हमारे देश के अंदर नहीं बनती, हम बाहर से ख़रीदते हैं, तो कहाँ से हमें ख़रीदना चाहिए। देन कल्चर्स एंड पॉपुलेशन both about by cross borders trade in goods and service, technology and flow of investment, people and information. Countries have built economic partnership to facilitate these movement over many centuries. क्या है यहाँ पर दूसरा हमने क्या कहा, पहले बात करी हमने इकोनॉमीज़ का, यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस होना है, कल्चर्स का, पीपल्स का, पॉपुलेशन का, एंड दूसरा क्या है ये एक प्रकार का दिस इज़ अ फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसे का मतलब फ़्लो हो रहा है, लोगों का फ़्लो होता है, और टेक्नोलॉजी का, सर्विसेज का फ़्लो होता है। यानी कि कोई चीज़ हमारे देश से बाहर के बेची जाती है, कोई चीज़ हम बाहर से ख़रीदते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं कि चाइना से हम सामान को ख़रीदते हैं, वहीं पर हम जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो कंप्लीट डेवलप हो चुकी हैं, उनसे हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पर बदले में क्या होता है कि वो यहाँ पर इंडिया के अंदर आकर अपनी फैक्ट्रीज़ को लगाती हैं, वो हमें टेक्नोलॉजी ऐसे शेयर नहीं करेंगी, हमें उनका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कि उनकी फैक्ट्रीज आके लगें और इंडियन लोग इसमें काम करेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है कि सर्विसेज का क्या है फ़्लो होता है। सर्विसेज आप कह सकते हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कॉल सेंटर्स। आपके कॉल सेंटर्स में आप जो देखेंगे ज़्यादातर जो आपके कस्टमर्स होते हैं, कुछ तो इंडियन भी हैं, मैक्सिमम बहुत सारे इंडियन भी होते हैं, मगर आप देखेंगे कुछ लोग नाइट शिफ्ट में भी काम करते हैं, तो उनके जो कस्टमर है वो इंडिया से बाहर के हैं, या वो हिंदी जो इंग्लिश लैंग्वेज हमारी इंडियन मेन लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी होती है,
और दूसरी अपनी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनके अलावा इसलिए में बात करते हैं तो वो नॉन इंडियन लोग होते हैं यहाँ पर। तो वो क्या है कि बाहरी कंपनीज़ के नहीं यहाँ पर वो काम करते हैं। टेक्नोलॉजी है, फ्लो मैनेजमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है, कोई दूसरी कंपनियाँ की इंडिया में पैसा लगाती है, जैसे हम सुजुकी कहते हैं, मारुति के अंदर सुजुकी ने पैसा मिला के लाया तो बनती है मारुति सुजुकी, यंडई है, और इसके अलावा बहुत सारे हम कह सकते हैं अपने इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहरी कंपनी से आगे लगी हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो बाहर की कंपनी है, हिंदुस्तान में आके थोड़ा नाम चेंज हो गया उसका, ठीक है। तो ये सब क्या है कि बाहर से आके कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है इंडिया में एंड देन अपना बिजनेस सेटअप करती है, दिस इज़ द ग्लोबलाइजेशन। अब हम इसकी क्या कहा मैंने कि भाई बहुत सारे इसके डायमेंशंस होते हैं। जैसे अभी हमने क्या कहा कि इंटरडिपेंडेंस है और फ्लो भी है कई तरह का। तो इसमें क्या है, हम कह सकते हैं कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है यहाँ पर, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर हो सकती है, सोशल हो सकती है, मगर जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में। सो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकली ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व गुड्स, सर्विस, डाटा, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ कैपिटल। यानी कि सर्विस हो, गुड्स हो, टेक्नोलॉजीज़ हो, इकोनॉमिक सोर्सेज का जो ट्रांसफ़र होना है या फिर उनका इस्तेमाल होना है, इसके अंदर क्या कहता है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक, सॉरी कम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं इसको हम यहाँ पर, कि इकोनॉमिक का यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। अब क्या है कि जी द एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल मार्केट्स लिबरलाइज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फंड्स, रिमूवल ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बैरियर हैड मेड द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल मार्केट मोर फेसिएबल। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो एक्सपेंशन होता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, ग्लोबल मार्केट के बारे में हम बात करते हैं, जो दुनिया जो है वो क्या बन जाती है यहाँ पर एक ग्लोबल मार्केट। जैसे मैंने क्या कहा कि भाई कोई मैं सामान कहीं से ख़रीद के लेकर आया, मैंने किसी और मार्केट में जाकर उसको बेच डाला, या मैंने उसको असेंबल करा, बनाया, फिर कहीं और बेच डाला उसको मैंने, ठीक है। तो ये ग्लोबल मार्केट का सिस्टम बन जाता है। मगर ये क्या है, मैं इंडिया से बाहर भी बेच रहा हूँ और बाहर सामान को ख़रीद भी रहा हूँ, और बाहर के जो लेबर है उससे काम भी करवा सकते हैं हम। कहीं मान लीजिए मेरे पास पैसा है, मैंने कहीं फैक्ट्री अपनी सेटअप कर डाली जहाँ पर लेबर सस्ती हो इंडिया के अलावा, ठीक है, तो वहाँ पे लोग उसमें काम सस्ते पैसे में करवा लूँगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ग्लोबल मार्केट बन जाएगी और मैं दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर, फंड्स हैं और क्रॉस, जो यहाँ पर कहते हैं हम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बैरियर, यानी कि जो गवर्नमेंट बैरियर्स लगाती है। अगर हम बात करें 90s से पहले इंडिया के अंदर बॉर्डर से बहुत ज़्यादा बैरियर थे, मतलब कि दूसरी कंपनीज़ इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी, बिल्कुल मुश्किल से ही कर पाती थी कुछ कंपनीज़ जिन्हें गवर्नमेंट देती थी परमिशन यहाँ पर। सो जो इंडियन कंपनीज़ थी उनका यहाँ पर बिल्कुल मोनोपोली थी, और जो हमारी लोकल फैक्ट्रीज़ हैं वो भी काफ़ी चल रही थी यहाँ पर, मगर जो मोनोपोली थी वो बड़ी कंपनीज़ की थी। मगर जब ज़रूरत पड़ी इंडियन गवर्नमेंट को कि भाई अब यहाँ पर पैसे की ज़रूरत है, वजह क्या थी कि इंडिया के पास इतना पैसा नहीं था कि वो बाहर से सामान को ख़रीद सके, अमेरिकन डॉलर्स नहीं थे, तो पैसा आएगा कहाँ से, जब बाहर से इन्वेस्टमेंट होगी, जब लोग कमा के बाहर से ला के देंगे इंडिया के अंदर डॉलर्स को, तब आएगा यहाँ पर। फिर तो इंडिया के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन है यहाँ पर शुरू हुआ, और जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बैरियर से इनको हटाया कि जो बाहर से कंपनीज़ हैं उनके ऊपर भारी टैक्स लगाया जाता है कि वो इंडिया में के काम करेंगी, तो वो कंपनीज़ आती नहीं है यहाँ पर, आती नहीं थी, अब आ जाती हैं यहाँ पर, तो इसको हटाया जाना, ये एक फर्स्ट स्टेप है ग्लोबलाइजेशन का। देन यहाँ पर होता है लाइसेंस फेयर की स्कीम या फिर थ्योरी, यानी कि सरकार जो है वो इंटरेक्शन मार्केट के अंदर कम से कम करेगी, जो मार्केट रेट है वो चलेगा अपने हिसाब से। सरकार सामान के जो गुड्स हैं उनका प्राइस जो है वो यहाँ पर फिक्स नहीं कर सकती मर्ज़ी से अपने। सरकार का काम क्या है कि प्रोटेक्शन देना उन सब लोगों को बस। देन यहाँ पर क्या है, एडवांस इन ट्रांसफॉर्मेशन लाइक स्टीम लोकोमोटिव। जब यहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन है उसका एक्सपेंशन या फिर डेवलपमेंट कैसे हुआ कि जब हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुई, लोकल स्टीम लोकोमोटिव आए, स्टीम शिप आई, जेट इंजन्स बने, कंटेनर शिप्स बने यहाँ पर। तो यहाँ पर इन चीज़ों के जरिए से जो ग्लोबलाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी डेवलप हुआ है यहाँ पर, जो आज के टाइम में हम देख पाते हैं। सो हम थोड़ी सी अब हिस्ट्री देख लेते हैं, आप समझ चुके होंगे कि ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर है क्या। हिस्ट्री क्या है, सिंस एशियन टाइम ह्यूमन हैव सो डिस्टेंट प्लेस टू सेटल, प्रोड्यूस एंड एक्सचेंज गुड्स से इनेबल्ड बाय इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन। क्या है, एशियन टाइम से ही हम देखते हैं, अगर हमें सोर्सेज मिलते हैं यहाँ पर कि जो दो लोग हैं यहाँ पर वो दुनिया के अंदर कहीं से कहीं बसते रहे हैं, प्रवासी जिनको हम कहते हैं एक तरह से, वो भी क्या है कि
कहीं से आए, कहीं और आके बस गए, किसनी बस है खाने की नहीं है, पैसे की नहीं है, ठीक है, कुछ बनाने की नहीं है, उगाने की नहीं, चीज़ें होती रही हैं। इसका हमें एग्जांपल यहाँ पर मिल सकता है जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, एक बहुत पुराना जो हम एग्जांपल ले सकते हैं कि वहाँ के लोग इंडिया में आकर ट्रेड करते थे। हमें से कुछ यहाँ पर साइन मिले हैं, ट्रेस करा है हमने इसको यहाँ पर। अगर उसको भी हम छोड़ के देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं सिल्क रूट है, जो कि चाइना से स्टार्ट होता हुआ रोमन जो साम्राज्य था यहाँ पर, रोमन सिविलाइजेशन रोमन एम्पायर था, वहाँ तक जाया करता था। तो यहाँ पर था क्या, उसके अंदर एक प्रकार की हम कह सकते हैं लेस डेवलप ग्लोबलाइजेशन था। यहाँ पर डेवलप की तरह से ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर नहीं हुआ था, क्योंकि वो दो कॉन्टिनेंट के बीच में था। यहाँ पर दो, हम मान चलिए तीन भी मान सकते हैं कहीं हद तक। जो अफ्रीका है कुछ हद तक वहाँ भी सामान पहुँचता था उससे, मगर फिर भी पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं था। यहाँ पर जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट उससे नहीं जुड़े थे, जो ऑस्ट्रेलिया उससे नहीं जुड़े थे हम। तो यहाँ पर क्या था कि एक तरह से हम कहते हैं कि अल्प विकसित यहाँ पर वैश्वीकरण वो हुआ था उस टाइम के अंदर। तो ये हमें कुछ ट्रेस मिलते हैं। फर्दर हम जब देखते हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, अगर हम देखें तो शुरुआत यहाँ से होती है एक्सपेंशनिज्म से, यानी जो यूरोपियन पावर्स थी उनके कॉलोनाइजेशन से शुरुआत यहाँ पर होती, कि उन्होंने अफ्रीका है, एशिया है, अमेरिका है, लैटिन अमेरिका है, कि अपनी जो दूसरे देश थे उनको अपनी कॉलोनीज़ बनाया, कब्ज़ा करा, उन लोगों को ग़ुलाम बनाया, काम भी करवाया, सामान ख़रीदा भी कच्चा वहाँ से बना के सामान उनको बेच भी दिया। सबसे बड़ा जो यहाँ पर फैक्टर रहा उसके अंदर, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो स्टीम इंजन का रहा, या फिर भाप के इंजन, या जो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो यहाँ पर हुई ब्रिटेन से शुरुआत जो होती है। क्योंकि कच्चा माल ख़रीदते थे यूरोपियंस और माल को बनाकर जहाँ से ख़रीदा है उनको वापस बेच दिया करते थे वो लोग। तो इस तरह से हम कहते हैं ग्लोबल मार्केट बननी शुरू हुई दुनिया के अंदर, जब बहुत सारे वॉयेज भेजे गए, कैंपेन भेजे गए कि दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स को ढूंढा जाए। जब अमेरिका को जब ढूंढा कोलंबस ने, जब वास्को ड गामा इंडिया आया, तो इस तरह दुनिया जो है वो जुड़ती गई और ग्लोबल इकोनॉमी बन गई आखिर जा चल के। मगर फिर भी हम यहाँ पर आज के टाइम में हम देखते हैं कि तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसको हम मानते हैं कि 20वीं सेंचुरीज़ के अंदर इसका बर्थ हुआ है, पैदा हुई, बनी है यहाँ पर जाके। मगर इसके हमें ट्रेस जो है वो एशियन टाइम से ही मिलते हैं। सो अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम कहीं ना कहीं एडवांटेजेस ऑफ यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन है उसको मान सकते हैं, ठीक है। अब जो ग्लोबलाइजेशन है, दिस ग्लोबलाइजेशन हैज़ एनेबल इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑफ कंपनीज इन प्रोडक्शन इन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इट हैज़ ऑल्सो इनकरेज्ड आउटसोर्सिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अमंग कंपनीज एंड कंट्रीज, thus increase their interdependence on each other। तो यहाँ पर क्या है, जो ग्लोबलाइजेशन है एक तरह का, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन है, सामान को ख़रीदना है, बड़े स्केल पर सामान को बनाना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब बेचना है, सेल करना है, सीधी बात है, बांटना नहीं है, यहाँ पर बेचना है उसको। टेक्नोलॉजीज़ का शेयर होना आपस में, आउटसोर्सिंग करना। आउटसोर्सिंग मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कि मान लीजिए इसका हम एग्जांपल यही लेते हैं कि बाहर से कोई कंपनी है इंडिया में आके काम करवाती है अपना, यह चाइना के अंदर आके मोबाइल्स असेंबल्स होते हैं एप्पल के, आईफोन के, तो ये आउटसोर्सिंग है। इंडिया कॉल सेंटर का काम करता है उनके नीचे तरह से, कि जो बाहर के कस्टमर्स हैं उनको हैंडल करता है कम सैलरीज़ के अंदर, तो उनको फ़ायदा होता है इस चीज़ से। तो ये आउटसोर्सिंग है यहाँ पर। देन हम थोड़ा सा स्पेसिफिक देखते हैं यहाँ पर कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पर, जो एक तरह से हम उनको एडवांटेजेस बोल सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के। पहला तो यहाँ पर है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब यानी कि फ्री में सामान बांट देना या फिर फ्री में सामान को ले जाना। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो गवर्नमेंट्स है, जो कंट्रीज़ हैं, उनकी गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो ट्रेड बैरियर्स को हटा देती हैं पूरी तरह से, या फिर इसकी भी ट्रेड ही होती है एक तरह से। जैसे मैंने कहा कि एक हाथ से आप दो, एक हाथ से मैं लूँ, आप दो मैं दूँगा आपको कुछ सामान, मुझे आप दीजिए कुछ सामान मैं आपको दूंगा। बदले में क्या है कि हम जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको हटा देंगे, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट पे टैक्स लगता है उसको हम हटा देंगे या फिर कम कर देंगे बहुत ज़्यादा आपके लिए। ये होता है फ्री ट्रेड। और फिर क्या है कि जो आपकी मार्केट में सामान हमारा बिकेगा यहाँ पर आकर, उस पर भी हम टैक्स कम से कम लगाएंगे। तो ये होता है फ्री ट्रेड। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो इस्तेमाल करती है यहाँ पे लाइज़र थ्योरी, कि जो व्यापार हो रहा है सरकार उसमें दखलंदाजी नहीं करेगी, जो इकोनॉमी है उसको, जो हम कह सकते हैं कि विश्व व्यापार है उसके, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके ऊपर छोड़ देगी। जो
महंगाई बढ़ना, महंगाई का घटना, ये ऑटोमेटिकली अपने आप होता रहेगा, मगर सरकार इसमें जो सामान हैं, गुड्स हैं और सर्विस हैं, उनके प्राइस को फिक्स नहीं कर सकती सरकार। ठीक है, ट्रेड वॉल्यूम को बढ़ाती है, किसमें, नेशन के बीच। ठीक है, इंटरफेरेंस कम होता है सरकार के वजह से, सरकार दखलंदाजी यहाँ पर नहीं कर सकती। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, कंपनी, जो मतलब हमारे देश के अंदर सामान जो बन रहा है, जो सबसे पैसा हम कमा रहे हैं, जो आमदनी हमारी हो रही है, उससे क्या है कि भाई बड़ी है, बहुत सारे देशों की, कंट्रीज़ की जो है बड़ी है। अगर हम बात करें जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, और जो लेस, बिल्कुल हम कहते हैं बिल्कुल ही डेवलप नहीं हुई कंट्रीज़, खासकर जो एशियाई कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पर, तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी तो जीडीपी बढ़ती है हमेशा यहाँ पर, और जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी बढ़ भी जाती है, कई बार वो डूब भी जाते हैं यहाँ पे। तो ये डिसएडवांटेज मान सकते हैं, मगर यहाँ पर ये फिर भी हम इसको एडवांटेज के तौर पे देखेंगे, क्योंकि इससे जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के जो पैसा है, जो कमाई, जो आमदनी है यहाँ पर हमारी, वो बढ़ती है अक्सर हमेशा। क्योंकि क्या होता है कि बाहर से पैसा आता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जब इंडिया के अंदर जब जो ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, तो शुरुआत में क्या हुआ, जो लोकल फैक्ट्रीज़ थी हमारी, वो ठप पड़ गई बिल्कुल, तो इससे हमारा घाटा हुआ। मगर हम देखते हैं धीरे धीरे कि प्रोग्रेस अभी इंडिया ने करी, जब इंडियंस ने बाहर की जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करा, कल्चर को अडॉप्ट करा, लैंग्वेजेस सीखी लोगों ने, जो बाहरी कंपनीज़ हैं उनकी उन्होंने काम करना शुरू करा है इंडियन लोगों ने, जब इन्वेस्टमेंट आई, तो इससे जो हमारी जीडीपी रेट है वो बढ़ा है यहाँ पर। तो ये एक इसका यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक भी हो, और जो एडवांटेजेस है वो भी यहाँ पर है। देन आता है यहाँ पे लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे के लिए, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर किसी कंट्री के अंदर लिबरलाइजेशन नहीं है, मतलब उदारवाद नहीं, खुलापन नहीं है, वहाँ पर सरकार की पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो ग्लोबलाइजेशन वहाँ पर काम सही से नहीं कर सकती। क्योंकि जो दूसरी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो दूसरी कंपनीज आके इन्वेस्टमेंट करेंगी, सरकार उन पर रोक लगाएगी बार बार, तो वो भाग जाएंगी, वो काम करेंगे नहीं वहाँ पर। ठीक है, क्या है, द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कंपनीज आर रिलैक्सड सिग्निफिकेंटली टू अलाउ फॉर मोर ट्रेड बिटवीन नेशन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो कंपनीज़ को अलाउ करने, और रूल्स ऐसे हों जिससे कंपनी को फ़ायदा हो, आसानी हो कि भाई आप सामान को इंडिया में लाके बेच भी सकते हैं, और जो सामान जो इंडिया में बना हुआ है उसको आके बेच भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो लिबरलाइजेशन है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। फिर क्या है, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी यहाँ पर होती है, तो जो नौकरियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं यहाँ पर। वजह क्या है कि इन्वेस्टमेंट आता है यहाँ पर, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट जॉब्स हैं वो बढ़ती हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट जॉब्स हम कहते हैं सर्विस सेक्टर एक तरह का यहाँ पर काफ़ी हद तक ही काम करता है इस तरह से। जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्शन बढ़ने से लोगों की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा कारोबार करने, काम करने की नहीं है, तो ये इसका एक एडवांटेजेस हो सकता है यहाँ पर। फिर आता है इंक्रीज कनेक्शन बिटवीन नेशंस। दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच, नेशन के बीच क्या होता है, कनेक्शन बढ़ता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि कंपनीज़ वहाँ की अगर आगे काम, दो कंपनीज़ हैं, दो देश हैं, उनकी कंपनीज़ काम कर रही दूसरे देश के अंदर, तो क्या है कि जो देश हैं वो भी इंटरेक्शन करेगी, जो गवर्नमेंट है वो भी बात करेगी, और जो लोगों का कल्चर है यहाँ पे वो शेयर भी होगा यहाँ पे साथ साथ। तो इससे क्या होगा, कनेक्शन जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, बिज़नेस है, लोग हैं, वो सब जानते हैं दूसरे को। भाई मान लीजिए कोई चीज़ है आप बाहर से मंगा रहे हैं ख़रीद कर, जो इंडिया में नहीं मिलती, तो आप उस जो इंसान है, व्यक्ति जो है, पर्सन, उससे बात भी करेंगे, पूछेंगे भी, तो इससे जो है कनेक्शन जो होंगे वो डेवलप होंगे और इंक्रीज़ भी यहाँ पर होंगे। इंटरडिपेंडेंस तो यहाँ पर बात हमने पहले ही कर दी है कि कोई कंपनी है, दो कंट्रीज़ हैं, या दोनों बहुत सारे कंट्रीज़ एक दूसरे देशों पर डिपेंडेंस हैं। आज के वक्त में क्या है कि जो ज़्यादातर देश हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो डिपेंडेंट हैं यहाँ पर चाइना के, क्योंकि चाइना में बनता है सस्ता माल, कम रेट पे बिकता है, हालांकि टिकाऊ वो फिर भी नहीं होता, कि चला तो 4 दिन, नहीं चला तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हिसाब चाइना के माल का होता है। यहाँ पर डिपेंड हो जाती हैं सामान के लिए। कोई सामान है वो हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से सस्ता मिल जाता है, बना के उसको हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो महंगा बेच डालते हैं, तो हमारे पे डिपेंडेंट होगी कि हमें चाहिए ही चाहिए वही सस्ता माल वहाँ से। जैसे हम तेल के डिपेंड होते हैं दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए, ख़ासकर जो अरब कंट्रीज़ हैं। कल्चरल एक्सचेंज होता है
कल्चरल एक्सचेंज कैसे है, जैसे मान लीजिए कोई सामान आपने यहाँ पे ख़रीदा है इंडिया के अंदर, बाहर से जो बाहर से मान लीजिए पहनावा, मान लीजिए कोई पहनावा है वो इंडिया का पहनावा नहीं है, जीन्स है सपोज़ करिए, तो उसको आप पहन रहे हैं, वो है तो इंडियन नहीं मगर आप उसको पहन रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, और जो इंडिया का जो पहनावा है बाहर कंट्रीज़ यूज़ कर रही हैं, तो कल्चरल एक्सचेंज हो जाता है यहाँ पर, रीति रिवाजों का एक्सचेंज होता है, बिहेवियर है। आप जैसे बॉलीवुड की जो मूवीज़ है हॉलीवुड की, वो आप देखते हैं तो आपका जो बिहेवियर है वो काफ़ी हद तक चेंज होता है। और जब वो यहाँ की जो लोग वीडियो जो हॉलीवुड की जो बॉलीवुड की मूवीज़ हैं, जब बाहर कंट्रीज़ देखती हैं उनको, फॉरेन कंट्रीज़, तो उनका बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आ सकती है, बदलाव यहाँ पर आता है, कल्चरल एक्सचेंज यहाँ पर होता है। फिर देन यहाँ पर जो इसका सिग्निफिकेंस यहाँ बहुत ज़्यादा खास होता है वो होता है अर्बनाइजेशन। ये डिसएडवांटेजेस भी हो सकता है वक्त को, मगर ज़्यादातर यहाँ पर ये जो एडवांटेज है उस तौर पे इसको हम लेते हैं। सपोज़ करिए कोई कंपनी है, जो फॉरेन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं हम इनको, जो बहुत सारी दुनिया के अंदर जो बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर काम करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ कहलाती हैं यहाँ पर, बहुराष्ट्रीय कंपनीज़ या फिर इंटरनेशनल कंपनीज़ भी कह देते हैं कई बार इनको हम नॉर्मली। वो किसी कंट्री में गई, उसने अपनी फैक्ट्री लगाई या कोई अपना कुछ काम शुरू करा उसने, तो फैक्ट्रीज़ के पास लोग चाहिए काम करने के लिए फैक्ट्री के अंदर, तो लोग वहाँ पे काम करने के लिए आएंगे। अब दिन भर वो फैक्ट्री में तो रहेंगे नहीं 24 घंटे, तो वो अपना आसपास कहीं घर बनाएंगे, कुछ ना कुछ बना के रहेंगे, ये जो कंपनी है बना के देगी उनको। देन यहाँ पे क्या है, जो लोग रहेंगे उनको ज़रूरत है, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए मार्केट डेवलप होगा, रोड डेवलप होंगे, सरकार भी काम करेगी, इस तरह से होते होते इस तरह से अर्बनाइजेशन उस तरह की हो जाएगी यहाँ पर। अब देखते हैं हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब ग्लोबलाइजेशन होती है तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ता है, अच्छा हो जाता है, सुधरता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। जब जेब में ज़्यादा पैसा होगा तो तरीक़ा जो आपका रहने सहने का है वो बदल जाएगा बिल्कुल ही। बहुत से लोग बदलते भी हैं, बहुत से लोग बदलते भी नहीं हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि पैसा है तो बदलता नहीं है इंसान, ज़रूरी नहीं है, मगर तरीक़ा जो रहने का तरीक़ा जो होता है आपका बदल जाता है बहुत हद तक यहाँ पर, मगर कुछ लोग इससे ख़राब भी हो जाती है हालत यहाँ पर। प्रोडक्शन कॉस्ट, बहुत ही कम प्रोडक्शन कॉस्ट पे यहाँ पे कंपनीज़ काम करा लेती हैं अपना, ठीक है, क्योंकि क्या है कि सस्ता माल है, ज़मीन मिल जाना है, फैक्ट्री लाएंगे ज़मीन चाहिए, लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। हाँ, कंपनी को कम पैसे के अंदर मिलेगा तो वो वहीं पे अपनी फैक्ट्री सेटअप करेगी। जैसे कि हम कहते हैं कि रुपया जो है अमेरिकी डॉलर से कमज़ोर है, मतलब 70-80 रुपये का हमें $1 मिलता है। ऐसा क्यों है? हालांकि शुरुआत तो पहले गवर्नमेंट ने ही करी थी, मगर ये होता किस वजह से है यहाँ पर, ये है कि मान लीजिए रुपया कमज़ोर है, ठीक है, और अमेरिकी डॉलर मजबूत है हमारे देश के रुपये के मुकाबले पे, तो क्या है कि जो अमेरिकी कंपनीज़ हैं उनको चाहिए एम्प्लॉयज़ जो कम पैसे के अंदर उनके लिए काम कर दें। अब कम पैसे के अंदर काम कौन करे? जहाँ पर जो उनका जो डॉलर है वो किसी ने बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा। मतलब मान लीजिए मुझे $1 मिल जाता है क्योंकि 87 मुझे मिल गया आसानी से, और ऐसा ही हिसाब इस तरह से भी होता है, बड़ी कंपनी के साथ भी यही होता है। तो वो देखती हैं सस्ती लेबर कहाँ है, रॉ मटेरियल उनको कंपनी के लिए आसानी से कहाँ मिल जाएगा, ज़मीन कहाँ मिल जाएगी सस्ती पड़ जाए, रेगुलेशन भी कमज़ोर हो देश के, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट है वो घटती है। जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो कंट्रीज़ बिल्कुल भी नहीं हैं, जो गरीब कंट्रीज़ हैं, कंपनीज जाती हैं वहाँ सेटअप लगाती हैं, वहाँ के लोगों को जो काम भी देती हैं वहाँ के लोगों को, मगर जो उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो तो करती हैं वहाँ पर वो, मगर जो कंपनीज हैं उनका फ़ायदा होता है कि उनको प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम पड़ जाता है यहाँ पर। आउटसोर्सिंग भी एक तरह से वही चीज़ है कि हम कहीं और आगे अपना बिजनेस सेटअप लगाते हैं, या जैसे आपने देखा होगा आजकल हम कहते हैं वॉलंटियर्स लेते हैं लोग, इंटर्नशिप चलती हैं यहाँ पर, तो वही एक तरह से आउटसोर्सिंग होती है कि कुछ टाइम के लिए बाहर से काम करवा लिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ कहलाती है आउटसोर्सिंग। इंटरनल कॉस्ट जो है वो घटता है, इम्प्रूव होती है क्वालिटी ऑफ सर्विस। जैसे मान लीजिए अगर कॉल सेंटर है, मैं उसका एग्जाम्पल ख़ास चलूँगा लेकर यहाँ पर, अगर कोई अमेरिकन बात कर रहा है अमेरिकन से, तो वो जानता है उसे कैसे बात करनी है, वो गुस्से में ही बात कर सकता है, मगर जब कोई इंडियन बात करेगा तो उसको ये नहीं मालूम उसके सामने जो पर्सन है वो है कौन, तो उससे वो इज़्ज़त से ही बात करेगा, और जो अपने काम है उसको मन ला के भी करेगा, क्योंकि उसको पैसे चाहिए काम करने के,
मगर जो अमेरिकन है उसको पता है कि भैया जो मैं ये काम कर रहा हूँ इसकी जो इनकम है, जो उसकी सैलरी है वो ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा गुस्से में रहेगा यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा और ब्रीफली देख लेते हैं एडवांटेजेस एंड देन इन डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एक्सेस टू न्यू मार्केट्स। सबसे पहला क्या है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हों, जो लोकल्स कंपनीज़ है वो इम्प्रूव करके बड़ी कंपनीज़ बन जाती हैं। उनके लिए फ़ायदा क्या है कि वो जो न्यू मार्केट्स हैं, बाज़ार जो हैं उनको आसानी से मिल जाते हैं दूसरे, क्योंकि उनके पास क्या है भाई, बड़ी कंपनीज़ हैं। जो ग्लोबलाइजेशन है उससे फ़ायदा ये है कि कोई इंडियन कंपनी है वो जाके जो अमेरिका में बिज़नेस सेटअप कर सकती है, मतलब अपना माल को बेच सकती है, चाहे अपनी फैक्ट्री ना लगाए वो वहाँ पर, मगर जो अपना माल है बना के वो वहाँ पर बेच सकती है। इससे ये फ़ायदा है यहाँ पर। इंटरनेशनल बायर से पहुँच सकते हैं। अब चाहे वो आप ऑनलाइन भी, आजकल तो खैर ऑनलाइन भी चल रहा है ये, चाहे वो आप ऑनलाइन पहुँचा दें सामान को, चाहे वैसे आप ऑफलाइन कर लें। इससे क्या है, आपका जो रेवेन्यू है वो बड़ा है। ओवर टाइम कंपनीज़ क्या करती हैं, एक्सपेंसिव सिचुएशन में काम करती हैं, मतलब जो डिमांड बढ़ती है उसके हिसाब से कंपनीज़ काम करती हैं। आज के टाइम में क्या है, पहले क्या आता है कि भाई हमारे देश में किस चीज़ की डिमांड है तो कंपनीज़ उस हिसाब से काम करती हैं, मगर कंपनी आज कैसे काम करती हैं कि वर्ल्ड में दुनिया में डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है उस हिसाब से कंपनीज़ काम करती हैं, क्योंकि उनकी जो आमदनी है वो बढ़ सके अच्छे से। देन क्या है यहाँ पर, स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। जब आप किसी कंपनी के साथ कोऑपरेट करेंगे ग्लोबली, मान लीजिए कोई चाइनीज़ कंपनी है या फिर कोई अमेरिकन कंपनी है, इंडिया में आके अपना जो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो लगाती है, तो इससे क्या है भाई, दुनिया के हर हिस्से को फ़ायदा होता है यहाँ पर। अब जैसे कि मान लीजिए शुरुआत हुई थी अमेज़ॉन की, अमेज़ॉन पे शुरुआत होती है, तो ये एक बिल्कुल ई कॉमर्स साइट, बिल्कुल नई तरह का आइडिया था कि आप ऑनलाइन सामान को बेच सकते हैं, ऑनलाइन सामान को ख़रीद सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को पता चला कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी स्प्रेड हुई और नॉलेज भी जो दुनिया के अंदर है वो लोगों तक फैली, कि लोगों ने भी फिर हम देखते हैं फ्लिपकार्ट है, मीशो है, शॉपक्लूज़ है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी शुरुआत होती हैं फिर इंडिया के अंदर। और सबसे बड़ा देश आज की दुनिया के अंदर इंडिया है, जो एंटरप्रेन्योर ज़्यादा निकलते हैं यहाँ से, नए नए बिजनेस सेटअप होते हैं इंडिया में। फिर आता है इनहेंस ग्लोबल कोऑपरेशन एंड टॉलरेंस। इससे क्या है कि भाई दुनिया के बीच में कोऑपरेशन स्थापित हुआ है। पहले क्या था कि देश देश लड़ते थे आपस के अंदर बहुत ज़्यादा, ज़मीन हथियाना, माल, मतलब जो भी करना उनको लड़ाई चलते थे बहुत ज़्यादा। मगर आज के टाइम में क्या है कि भाई कंपनीज़ को व्यापार करना है और जो देश है उनको पैसा कमाना है देश को बढ़ाने के लिए अपने, तो वो क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं आपस के अंदर। कंपनी जब कोऑपरेट करेंगी तो जो नेशंस हैं वो भी कोऑपरेट करेंगे यहाँ पे और टॉलरेट रहेंगे हमेशा यहाँ पे। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। जो ग्लोबलाइजेशन का जो मेन एम यहाँ पर माना जाता है वो यही है कि भाई आमदनी को बढ़ाया जाए, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है देश की, जीडीपी जिसको हम बोलते हैं, उसको बढ़ाया जाए यहाँ पर, तो ये भी इसको अलाउ करता है। ये इसका एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा माना जाता है यहाँ पर। अब देखिए, चाइना द कंट्री विद द बिगेस्ट पॉजिटिव चेंज इन ग्लोबलाइजेशन, सो ग्रोथ रेट इन 2000 रेट इस क्या है 2.33%, पॉइंट हायर देन 1975 ड्यू टू इंक्रीज इंटीग्रेशन। बाहर से हम देखते हैं जब चाइना के अंदर पॉलिसी शुरू हुई थी कि अब कंपनीज आके अपनी सेटअप लगा सकती हैं चाइना के अंदर, तो उनकी जो इनकम है और जो जीडीपी रेट है बहुत तेज़ी से उनका बढ़ाता है यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं कि इसके ये एडवांटेजेस हैं यहाँ पर। देन देखते हैं हम डिसएडवांटेजेस। इंक्रीज कंपटीशन इससे इंक्रीज़ हुआ है। इस वजह से जो हम इंडियंस हैं, ख़ासकर बहुत से जो इंडियन जिनकी जो कभी फैक्ट्रीज़ हुआ करती थी, काम होते थे बड़े बड़े उनके, जिनके काम धंधे ख़राब हो, बर्बाद हो गए, तो वो इसको बुरा मानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आके उसने अपनी फैक्ट्री सेटअप करी, सस्ते में काम हो रहा है, सस्ते में माल बन रहा है, बिक भी रहा है इंडिया के अंदर, तो जो कंपनीज़ इंडिया के अंदर पैसे बना रही थी, जो हमारी लोकल कंपनीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोकल बिजनेस जो हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई यहाँ पर। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेटर्स आए, सामान सस्ता बनाया, सस्ता बेचा, तो क्या हुआ, उनके लिए नुकसान की चीज़ें सामने आई यहाँ पर। अब क्या है, दूसरा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेज। जब आप जानते हैं कि कंपनीज जहाँ पे ढूंढती हैं काम के लिए, जो हम कह सकते हैं जो लेबर है और जो सोर्स चाहती हैं कंपनीज, वो चाहती हैं सस्ता मिले और आसानी से मिल जाए,
तो कंपनी पहले क्या देखती है, लेबर सस्ती कहाँ पर है और जो रिसोर्स हैं उसको आसानी से कहाँ पर मिल जाएंगे। दुनिया में 2 ही देश खासकर इसके लिए मशहूर हैं, इंडिया और चाइना। जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मुश्किल है कर पाना ये चीज़ें, तो वो देखती हैं चीप पर सामान मिले और लोगों को सस्ता सामान अगर हम बेचेंगे तो लोग जल्दी आएंगे। और जो सस्ता सामान है बनाने की ज़रूरत क्या है कि जो लेबर है उसको कम से कम सैलरीज दी जाए। तो पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे लोग चाहिए होते हैं यहाँ पर, और जहाँ पे जो रेगुलेशन है वो कम होने चाहिए। तो इससे क्या है कि यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन होता है रिसोर्सेज का। जो कंपनीज़ हैं बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल करती हैं, पेड़ काट देना जल्दी जल्दी, जो जंगल है उसको ख़राब कर डालना, ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स हैं बहुत जल्दी जल्दी उनका इस्तेमाल करना, पानी को इस्तेमाल करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस यहाँ पर है। इम्बैलेंस ट्रेड है। अब देखिए मैं समझाता हूँ इसको इस तरह से। कभी आपने सुना होगा न्यूज़ के अंदर व्यापार घाटा। व्यापार घाटे का मतलब क्या है कि अब मैं समझाता हूँ इसको, डिफिसिट भी बोलते हैं इंडिया इसका नॉर्मल हम यहाँ पर, ट्रेड डिफिसिट मतलब व्यापार घाटा। होता क्या है कि मान लीजिए इंडिया ने कोई सामान बाहर से एक्सपोर्ट करा, 100 रुपये सामान उन्होंने एक्सपोर्ट करा, मगर सामान उन्होंने 100 का सामान उन्होंने एक्सपोर्ट करा, मगर जो सामान उन्होंने इंपोर्ट करा वो सामान उन्होंने करा अंदर 1000 रुपये का। तो घाटा कितने रुपये का हो गया उनको, 900 रुपये का। वजह क्या है कि जितने का सामान हमने ख़रीदा उतने का सामान हमने बाहर नहीं बेचा। सामान बेच रहे हैं हम 100 रुपये का, ख़रीद रहे हैं 1000 रुपये का, तो हमें इसको कहते हैं घाटा होना। इम्बैलेंस रहता है यहाँ पर। इसका ये डिसएडवांटेजेस है। इससे क्या होता है, जो इंडिया के अंदर जो फॉरेन रिजर्व फोर्स जो फॉरेन रिजर्व होते हैं, मतलब जो बाहरी करेंसी होती है ख़ासकर डॉलर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं हमेशा। तो इसको हम मानते हैं डिसएडवांटेजेस। देन यहाँ पे आता है डोमेस्टिक जॉब लॉस। जब हम कह रहे हैं कि बाहर से कंपनीज़ आ रही हैं तो बाहर के जो कारोबार हैं इंडिया के वो ठप पड़ जाते हैं, और बाहर से जब कंपनीज़ आएंगी वो अपनी फैक्ट्रीज़ लगाएंगी तो चाहेंगे भाई वो जो टेक्नोलॉजी है वो साथ में लेकर भी आएंगी, जिससे जो लोगों की जॉब्स हैं वो चली जाती हैं और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ता है यहाँ पर। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है जो ग्लोबलाइजेशन के बारे में था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है, यूज़फुल लगी है, तो उसको लाइक करिएगा प्लीज़ ज़रूर, और दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। बाय, सी यू सून।